गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, हम 15 में हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें मैंने आपको सैलरी कंप्लीट कर दिया था। आपके पास उसके नोट्स भी अवेलेबल हो गए होंगे, सब लोगों के पास आ गए हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ में 3 नोट्स, यस एग्जाम इनकम का जिसमें एग्रीकल्चर इनकम है इंक्लूडेड। लास्ट क्लास में किसी ने तो मेरे से एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछा था और मैंने बताया था कि हम अभी अपने पास उतना ही कंटेंट कवर करेंगे जो आपके लिए आईटीआर 1 में फिल करने के लिए काफी होना चाहिए। आईटीआर 1 में जो हमारे पास में है उसमें सिर्फ 3 चीजें ही भरती हैं। पहला, आपकी सैलरी की इनकम, सैलरी का बाइफर्केशन जो टोटल होता है कि आपकी बेसिक टीए डीए जो भी अलाउंसेस परक्विजिट्स और आपको एग्जाम इनकम जो मिलती है वो, उसके साथ में एडवांस टैक्स टीडीएस अगर कुछ भी है वो, साथ में आपकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम है, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं या कोई अलग कोई दूसरी ऐसी जो अपने 4 हेड्स ऑफ इनकम में कवर नहीं होती है वो इनकम रिसीव हुई है वो। साथ में आपके पास है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो भी आपकी एक घर से अगर रेंटल इनकम है वो, और एग्रीकल्चर इनकम जो कि 5,000 तक की है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्ड इनकम में आती है। वो मैंने उतना पोर्शन ही बोला था आपको कि हम उस पर ही फोकस करेंगे क्योंकि अभी हमको आईटीआर 1 पे फोकस करना है पहले। ओके, तो आप आज आपके पास में मैंने आपको बोला कि मैंने आपके साथ में 3 पीडीएफ शेयर की हैं। एक मैंने की है डिडक्शन की। डिडक्शन आपके पास में जो ओल्ड रिजीम से टैक्सेशन अपनी रिटर्न फाइल करना चाहेंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि न्यू रिजीम में तो वो हमारे पास वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एक ही डिडक्शन एप्लीकेबल है, एटीसीसीडी 2 की, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में मैंने आपके साथ दूसरी एक पीडीएफ शेयर की है जिसमें मैंने बात की है आप लोगों के साथ में एडवांस टैक्स की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज हम उसका मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे। क्योंकि जब भी आपको पेमेंट मिलता है कहीं से, तो या तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं हुआ है और आपकी एनुअल इनकम जो भी है ग्रॉस टोटल इनकम और आपका उस पर टैक्स पेबल मोर देन 10,000 बनता है। अगेन, आपकी अगर टैक्स पेमेंट लायबिलिटी जो है पूरे साल की 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। एडवांस टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह ही डिपॉजिट करते हैं, वही 280 चालान से इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो वो कब आपको पे करना होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ लास्ट टाइम कि अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर की है तो आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। हमारे पास में उसमें एक छोटा सा हमारे लिए रिलीफ दिया हुआ है कि अगर आप अपनी प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखाते हैं, जहां पर आप 8% या 6% अपनी इनकम पर प्रॉफिट अज्यूम करते हैं और टैक्स पेमेंट करते हैं, वहां पर आपको सिर्फ साल में एक बार भरना पड़ता है। अदरवाइज आपको साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। उसके लिए आपको पीडीएफ मिल गया है। और तीसरा पीडीएफ मैंने क्या शेयर किया आप लोगों के साथ बताएंगे? एडवांस टैक्स, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन। हाँ जी, तीनों आपके साथ मैंने शेयर किए हैं क्योंकि हमारे तीनों आपके पास आईटीआर 1 में इंपॉर्टेंट है। तो मैम डिडक्शंस भी आप करवाएंगी। मैंने आपको 100% डिडक्शन के नोट्स दे दिए हैं, लेकिन आपके लिए जो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है या बहुत ज्यादा चलती हैं वो सारी मैं कवर करूंगी। जैसे कि हमारे पास में आप एलआईसी वगैरह डिपॉजिट करते हैं, आप घर की रजिस्ट्री करवाते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, कोई भी हाउसिंग लोन लेते हैं उसके लिए इंटरेस्ट पे करते हैं, या फिर एजुकेशन लोन लेते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, या फिर आप डोनेशन वगैरह देते हैं। तो जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है हम उनको कवर करके चलेंगे। बाकी अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको सारी प्रोवाइड कर दी है। उसमें से आप डाउट्स पूछना चाहते हैं, आप ऑलवेज वेलकम है, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का टारगेट है जो ये तीनों चीजें हमारे लिए आईटीआर 1 के लिए जितनी रिलेवेंट है हम उन्हें पूरा कवर करेंगे। ओके जी मैम, आज का टॉपिक क्या है? 3 चीजें हैं। सैलरी आप कवर कर चुके हैं पल्लवी जी? नहीं नहीं, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तो मैंने उसमें क्या किया है, स्लैब रेट कवर किया है, सबसे पहली क्लास है, फिर उसके बाद में सैलरी हेड को पूरा कवर कर लिया है। सैलरी हमारी खत्म हो चुकी है हमारी तरफ से कि आपको टैक्सेशन जो है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी आपको कैसे करनी है वो हम पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास में हम सिर्फ करेंगे क्या, डिडक्शन, एडवांस टैक्स और एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि ये तीनों आईटीआर 1 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपका मेजर आईटीआर 2 3 में भी सब में काम आएंगी, लेकिन आईटीआर 1 से ही ये स्टार्ट हो जाती है और ये सब में कॉमन होते हैं। ठीक है जी जी। ओके, हम लोगों ने अजय कुमार जी की पिछली क्लास में अपने पास में कंप्यूटेशन बनाई थी और हमारे एक स्टूडेंट ही अजय कुमार जी हमारे सामने बातचीत कर रहे थे और उनके साथ में हमने टैक्स कंप्यूटेशन टैक्स का कंप्यूट किया था। वो ओल्ड रीजन के हिसाब से ये टैक्स कंप्यूट किया गया है। मेरे सामने जो स्लैब रेट दिख रहा है
और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टारगेट। मैं आज आपके साथ में प्रैक्टिस थ्योरी में मैं क्या डिस्कस करूंगी वो मैंने आपको बता दिया, वो प्रैक्टिकल भी है, वो तो एक ही चीज है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको रियल टाइम में वो दिखाऊंगी कि भाई आपको 26 AS और AIS भी इम्पोर्टेंट अपने लिए, तो वो भी हम सीखेंगे आज ही। मैम हाँ जी मैम, इनकम टैक्स तो जो सैलरी पे कितना क्या डिडक्ट करना है? इनकम टैक्स कितना डिडक्ट करना है, मैं आप क्वेश्चन पूरा पूछिए। मैम जैसे कि वो टैक्स पे करना पड़ता है ना, इनकम टैक्स इनकम सैलरी पे। इनकम मैम सैलरी पे पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मैम जैसे किसी का पर डे CTC 700 रुपए है, तो उसका 26 दिन का मान लीजिए, एक मिनट में बता रहा आपको। हाँ आप बताते जाइए। 26 डेज का आपके हिसाब से 700 रुपए पे बनता है भाई। 18,000 यस मैम, क्या करना है इसका? 18,200 रुपए बन रहे, तो मैम इसमें कितना टैक्स लगेगा? पहली बात, जिसने भी मेरे से एक क्वेश्चन किया है, मैंने आपको पहली क्लास में बहुत आराम से बताया था कि हमारे पास में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। आप कंप्यूटेशन के लिए क्या करेंगे, स्लैब रेट एप्लीकेबल करेंगे। ओल्ड स्लैब रेट है अपने पास, न्यू स्लैब रेट है आपके पास में। जो न्यू स्लैब रेट है वो आपका डिफॉल्ट रेजिम है, और इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है कि सैलरी स्पेसिफिक के लिए क्या रेट एप्लीकेबल होगा। वो कंबाइनली ग्रॉस टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होता है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? आपके जो पांचों हेड की इनकम होगी उसका टोटल लगाया जाएगा कि आपकी सारे हेड से इनकम क्या है। अगर वो टोटल इनकम जो है वो आपकी 2,50,000 से ऊपर होती है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, और फिर उसके बाद में आपके पास स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन वहां पर आपके पास में रिबेट्स जो है वो आपके पास में उसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ओल्ड रिजीम में जो कि 12,500 है, न्यू रिजीम में वो 25,000 है, और अभी हमारे पास में जो करंटली स्लैब रेट चल रहा है या करंट हमारे पास में जो फाइनेंस एक्ट चल रहा है उसके हिसाब से वो 60,000 है, ठीक है। तो हमारे पास में ये रिबेट अवेलेबल है कि 12,500 तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये हमारे पास में क्या है, हमारे स्लैब रेट के हिसाब से है, ओल्ड रिजीम। अब जिसने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, बच्चे आप ये बात बताइए, 18,200 अगर आपकी मंथली सैलरी आती है तो आपकी 12 महीने की सैलरी कितनी हुई? अगर आपकी 12 महीने की सैलरी जो है वो 2,50,000 होती है, उससे ज्यादा होती है, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, पहला। दूसरा, आपका TDS कितना कटेगा? आप ये पूछना चाह रहे थे मेरे से, लेकिन आपने गलती से पूछा कि उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा। इनकम टैक्स तो आपको 2,50,000 से ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। पेमेंट आपको तब करनी पड़ती है जब आपके पास में आपका जो टैक्स है वो 25,000 से ऊपर जा रहा होगा न्यू रिलीव के हिसाब से, ठीक है। हेलो, ओके चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आफ्टर क्लास 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप आराम से वैसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। अभी सिर्फ रिलेटेबल जो हमारा कंटेंट चल रहा है उसी से रिलेटेड ही बात करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमारे पास में जो हम ITR 1 फाइल करते हैं तो हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बोला था जब हम लास्ट क्लास कर रहे थे कि बेटा हमेशा अपने को क्या करना है, कंप्यूटेशन बनानी है। कंप्यूटेशन मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एक कंप्यूटेशन दिखाई भी थी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करके, कि जिसमें हमारे पास में जो हमारा असेसी था उसकी सैलरी की इनकम थी। सैलरी की इनकम में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में बेसिक, फिर उसके बाद में DA, TA और उसके अलाउंसेस परक्विजिट्स कैसे कंप्यूट करने हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर्म 16 में मैंने आपको शो किया था कि इसमें से हमको कैसे करना है, और मैंने बोला था आपको कि मैं आगे आने वाली क्लासेस में फॉर्म 16 से आपको ITR फाइल करना सिखाऊंगी। उसके साथ में आपको कुछ कंटेंट और भी पता होना चाहिए, तो उसको हम आज कवर करेंगे। हमने पिछली क्लास में सिर्फ सैलरी की कंप्यूटेशन एक नॉमिनल पर्सन की कि भाई उसकी सैलरी इनकम है और उसके ऊपर टैक्स रेट के हिसाब से कंप्यूटेशन कैसे बनानी है वो देखा था कि एक्सेल शीट पे कैसे उसकी बन रही है। अब हमारे पास में मैंने आपको बोला कि आपके पास में सैलरी की इनकम हमने कंप्यूट कर ली है। अब भाई आपको जब भी सैलरी की पेमेंट होगी तो आपका क्या कटेगा भाई, TDS कटता है हमारा। TDS हमारा हर बार कटता है। TDS कब कटेगा? जब आपकी इनकम, मैंने फिर से बोल रही हूँ मैं, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई हमारा CTC 18,200 है तो हमारा कितना TDS डिडक्ट होगा। भाई आपका TDS डिडक्ट होगा
बेसिस कि आपके ऊपर टैक्स कितना एप्लीकेबल है, टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी, ईयरली टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। जो आपकी ईयरली टैक्स लायबिलिटी होगी उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, मतलब मंथली, और उतना आपका टीडीएस डिडक्ट होने के बाद आपको रेसिडुअल जो अमाउंट होगा वो आपको ट्रांसफर किया जाएगा। और साल के एंड में आपको क्या किया जाएगा, मई से पहले, मतलब अप्रैल के बाद में और मई से पहले आपको फॉर्म 16 इशू कर दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ अगर 2,50,000 से हमारी ऊपर है आपकी इनकम, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, ITR 1 भरना पड़ेगा अगर आपकी सैलरी इनकम है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो 12,500 से ज्यादा है या फिर आपकी 25,000 से ज्यादा है, तो आपका क्या डिडक्ट होगा, भाई आपका होगा डिडक्ट TDS। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 12,500 से ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा है, ये न्यू रिजीम की बात है और ये ओल्ड रिजीम की बात है। जैसे भी अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं, आपका TDS डिडक्ट हो गया, ठीक है, हमारे हाथ में सैलरी आ गई, तो मैम ये एडवांस टैक्स और TDS में क्या फर्क है। भाई एडवांस टैक्स होता है जो आप खुद से कैलकुलेट करके भरते हैं। असेसी जब खुद से कैलकुलेट करता है कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो साल की 10,000 से ऊपर आ रही है, साल की 10,000 से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी जब आती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक सिस्टमैटिक बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे क्या करना होता है, खुद से टैक्स जमा करना होता है। जनरली हमारे पास में जो इनकम टैक्स प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको जो आपने फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में जो भी आपने इनकम कमाई है, वो आप 31 मार्च को खत्म होने के बाद में उस पर इनकम टैक्स पे कीजिए। लेकिन एडवांस टैक्स में क्या होता है, एडवांस टैक्स का एप्लीकेबल है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर साल भर की 10,000 से ज्यादा है तो हमको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स भाई आपका 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, इसी के बीच में पे करना पड़ता है। ठीक है, इसके बीच में हमें कैसे पे करना पड़ता है, भाई हमारे पास में एक सिस्टमैटिक प्लान है। जैसे कि जब आपको लोन रिपेमेंट करना होता है तो आपको एक शीट दे दी जाती है कि भाई आपको कब कितना अमाउंट पे करना है। ऐसे ही एडवांस टैक्स में भी उन्होंने आपको डेट्स दे रखी होती हैं, और आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, टैक्स लायबिलिटी मैम साल तो खत्म हुआ नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हम हैं, और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी निकली है। आप एस्टिमेटेड बेसिस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लास्ट ईयर, मान लीजिए आपने 10 लाख पिछले साल कमाए थे, तो ऐसा नहीं होगा कि इस साल आप 2 लाख कमाएंगे या इस साल आप 20 लाख कमाएंगे। आसपास आप कमाते हैं, हो सकता है 15-20%, 30% ज्यादा हो जाए या 15-20% नीचे हो जाए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है बिजनेस के केस में। सैलरी के केस में आपको हमेशा पता होता है। अगर आपके पास में कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई शेयर बेचे हैं, तो उस टाइम पर उतने अमाउंट पर जो भी आपकी उस टाइम पर, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी आपके पास में, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, आपने उसको बेचा और आपने उसको 50 लाख की सेल कर दिया। 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपने बेची तो आपको उसी टाइम उस पर एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, उस सिस्टम के बेसिस पर। कौन सा सिस्टम, उसके बारे में हम अभी हाल बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स हम कब पे करते हैं, आपका देखिए, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर में आपकी फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसको आप पे करते हैं, करेक्ट। अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि हमको पता है एस्टिमेटेड बेसिस पे हर साल हमारा जो है 10,000 से ज्यादा तो टैक्स लायबिलिटी हमारी बन जाती है। तब आपको क्या करना होगा कि आपको एक सिस्टमैटिक बेसिस पर क्या करना होगा, पहले से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी हमको ये लगता है एस्टिमेटेड बेसिस पर कि हमारी लगभग 29,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, लगभग, ठीक है। तो हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारा लगभग हमको इतना तो टैक्स पे करना पड़ जाएगा भाई साल के एंड में। तो आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वार्टर बेसिस पर। क्वार्टर कौन से होते हैं, क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून को खत्म हो गया, फिर जुलाई से स्टार्ट हुआ, सितंबर में खत्म हो गया, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, दिसंबर में खत्म हो गया, जनवरी से स्टार्ट हुआ और मार्च में खत्म हो गया। अब जो भी आपके पास में ये लास्ट वाले मंथ हैं, जैसे 1 अप्रैल से जून तक जो हमारे पास है, इसको आप 15 जून 15 डेट पकड़ लीजिए इन सब की।
15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, इन सब में आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी। आपको जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी एस्टिमेटेड बेसिस पर, पहले आपको 15 जून तक आपको 15% डिपॉजिट करना होगा। 29,000 का 15% कितना होता है? प्लीज जल्दी यूज दिस काइंड ऑफ कैलकुलेटर, या आप लैपटॉप पे देख रहे हैं और जल्दी मुझे बताएं कितना आता है। मुझे नहीं समझ 2350। 2050। वेरी गुड। तो हमको 2000, एक मिनट, 4000 4000 मैम। 4003। हमको डिपॉजिट करना है। ये हमारा पहले क्वार्टर का एडवांस टैक्स हो गया। ठीक है, दूसरे क्वार्टर में कैसे क्या निकाला? मैं थोड़ा सा रिपीट करिए ना। हाँ, वो तो सुनिए दोबारा सुनते। मैंने आपको बोला कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, ईयरली टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स क्या होता है कि हमारे पास में फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपकी इनकम होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च खत्म होने के बाद में हमको डेट दी जाती है 31 जुलाई तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो 31 मार्च तक इनकम अर्न करी है उस पर हम मार्च खत्म होने के बाद में टैक्स पेमेंट करते हैं। 280 नंबर चालान से जमा करते हैं, चाहे बैंक में कर दीजिए, चाहे आप खुद से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पे, और हम क्या करते हैं आईटीआर फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो हमको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। मतलब साल खत्म होने से पहले, 31 मार्च खत्म होने से पहले ड्यूरिंग द ईयर ही हमें खुद से अपना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा किस्तों में। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके लिए कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पूरे साल में जो हमारा इनकम होगी उस पर हमारा टैक्स निकलेगा 29,000। ठीक है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 4 किस्तों में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 234 एडीसी, ये सेक्शन नंबर्स हैं, उनके अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उसके बाद आपको फाइन भी पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। सुनने में लगता है कि 1% क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आपको 1% पर मंथ बेसिस पे पे करना होता है। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम इस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इज इट ऑलराइट? यस मैम, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था मैम। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे लाइक 6 महीना उसने ट्राई किया बट उसका बिजनेस नहीं चला, इसके बाद उसने जॉब किया, ठीक है? तो अगर उसका इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर आता है तो कंपटीशन किस में करेगा? या इनकम फ्रॉम बिजनेस में या इनकम फ्रॉम सैलरी में? दोनों। हमको तो अलग अलग दिखाना होता है ना कि भाई आपकी सैलरी की इनकम कितनी है, आपकी बिजनेस की इनकम कितनी है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, टोटल कर दीजिए तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। ये बिजनेस किया था, नहीं भी सुनिए ना, आपके मित्र ने 6 महीने बिजनेस किया था, वो नहीं चला, उससे मैटर नहीं है। 6 महीने तक उसने काम किया था तो सेल की होगी, परचेज की होगी, उसको प्रॉफिट लॉस जो भी होगा तो वो उसकी बिजनेस का इनकम या लॉस है। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसने कहीं पर जॉब की तो उसने जो भी उसको मिला होगा उसकी सैलरी हेड की इनकम है। हमको क्या करना है? उन दोनों को ऐड कर देना है और बाद में रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट कर देनी है, खत्म। रिटर्न 1 में ही जाएगा या इसके लिए हम आईटीआर 3 में जाएंगे? हम आईटीआर 1 सिर्फ तब फाइल करते हैं जब हमारी जो इनकम है वो सिर्फ सैलरी हेड से हमारी इनकम है और उसके साथ में हाउस प्रॉपर्टी में भी सिर्फ एक घर से हमको रेंटल इनकम मिल रही है, तो हम आईटीआर 1 फाइल करते हैं। आईटीआर 2 हम तब फाइल करते हैं जब हमारी 50 लाख से एनुअल सैलरी की इनकम ज्यादा है, और आईटीआर 3 हम तब फाइल करते हैं जब हमारी बिजनेस की इनकम भी है उसके साथ में। तो ये नहीं भी है सैलरी की इनकम लेकिन बिजनेस की इनकम है तो आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं। ऐसे अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग आपकी हेड की इनकम जिस हिसाब से आपकी हेड की इनकम होगी उस हिसाब से आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। ओके, लेडीज एंड यू आर रेजिंग हैंड, आई एम लिसनिंग यू।
गुड इवनिंग मैम। मैम ये जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम बिजनेस के बेसिस पे कर रहे हैं, बिजनेस को अज्यूम करके या फिर सैलरी को अज्यूम आप करके? ग्रॉस टोटल इनकम को अज्यूम कर रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी सारे 580 इनकम आपने टोटल कैलकुलेट कर दी, उसमें आपने डिडक्शन लगा दी है। डिडक्शन मतलब अगर आपने LIC वगैरह परचेज कर रखी है, उसके बाद आपकी आती है नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पर आपको टैक्स पेमेंट करनी है। नेट टैक्सेबल इनकम पे अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ज्यादा है, किसी भी हेड से इनकम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। चलिए हम बात कर रहे थे कि हमको क्वार्टरली हमको क्या करना है, अपने टैक्स पेमेंट की किस्तें जमा करनी है। कैसे करनी है? इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे अप टू 15 जून। 15 जून हमारी पहली डेट है और तब तक हमको अप टू 15% डिपॉजिट करना है। अप टू 15% हमारा कितना आ गया 29,000 का, भाई हमारा आ गया 4,350। उसके बाद में हमारी दूसरी डेट आती है, दूसरा क्वार्टर खत्म होने के बाद में, जो कि हमारा खत्म हो रहा है सितंबर में। हमारी डेट है 15 सितंबर। 15 सितंबर को अप टू 45% आपको पेमेंट करना है एडवांस टैक्स। भाई 45% कैलकुलेट कीजिए। 29,000 का 45% कितना हुआ? 13,050। 29,000 का अगर आप 45% करते हैं तो आपका 13,050 होता है। 13,050 होता है। उसमें से आप ऑलरेडी कितना पेमेंट कर चुके हैं? 4,350 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आपको 4,350 माइनस कर देना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपको बैलेंस पेमेंट करना होगा। कितना होगा? 8,700। ठीक है, तो आपको 15 सितंबर तक कितना डिपॉजिट करना है भाई? 8,700। ये शीट थोड़ी खराब हो गई है, मैं चाहती हूँ कि दूसरी शीट ले लूं, इसका फोकस नहीं करना होगा, बहुत ज्यादा उसमें डर्ट फैल गया। और चलिए कोई बात नहीं। फिर हमारे पास में तीसरे क्वार्टर की डेट आती है जो कि है 15 दिसंबर। तब तक आपको 75% पेमेंट करनी है। 75% 29,000 का कितना हुआ भाई? 21,750। 75% कितना हुआ? 21,750। नहीं, 21,750। तो 21,750 में से हमको क्या माइनस करना है? जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कितना पे कर चुके हैं भाई? हमने ये भर दिया, दूसरा हमने ये भर दिया, तो हमने टोटल हमने कितना भर दिया? 13,050। 13,050 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास में फिर से आ गया 8,700। हेलो, हाँ जी। तो इसके बाद में आपका 15 अगले क्वार्टर की डेट आती है जो कि है 15 मार्च। तब तक आपको 100% एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी जितनी आपने एस्टिमेट की है वो पूरी की पूरी डिपॉजिट कीजिए, जो कि है हमारी कितनी? 29,000। तो 29,000 और माइनस करना है हमको जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कितना पे कर चुके हैं भाई? पहली इंस्टॉलमेंट हमने भरी थी, मैं नई शीट ले लेती हूँ। 20,750 अभी तक पे कर चुके हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ जी। हमारी पहली किस्त कितनी की भाई? 4,350। 4,350। ठीक है, 4,350% थी हमारी, 4,350। ठीक है। दूसरे क्वार्टर की हमारी जो थी वो थी कितनी? 45%। कितनी आ रही थी वो हमारी? 13,000। 87,850। और उसमें से मैंने माइनस कर दिया कि आपने ऑलरेडी टाइम पर ये अज्यूम किया हमने कि हमने टाइम पर पहली किस्त भर दी है, तो वो होती है 4,350। तो हमें नेट कितना पेमेंट करना था? 8,700। 8,700 है ना, तो हमने 87 पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद में हमारा तीसरी जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 75% की। तो टोटल हमारा 75% पे हो जाना चाहिए। 75% हमारा 29,000 का आ रहा था, 30,750। 21,750। उसमें से हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं भाई? हम पहले पेमेंट हमने 4,350 भी पेमेंट कर दी और हमने 8,700 भी पे कर दी। तो हमने कितना पेमेंट करना बाकी है? 8,700। 8,700 भी हमने 8,700 भी पे कर दिया। फिर हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जहां पर हमको 100% पेमेंट करनी है। वो कितनी होती है भाई? वो 100% होती है, और 100% हमारी लायबिलिटी कितनी है? 29,000। उसमें से हमने क्या पे कर चुके हैं? हमने फर्स्ट क्वार्टर में पे किया था 4,350, दूसरे क्वार्टर में हमने पे किया था 8,700, तीसरे क्वार्टर में हमने फिर पे किया था 8,700। तो हमको नेट कितना पेमेंट करना है भाई, बताएंगे? 7,250। एक मिनट, आई गॉट अ मैसेज। इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट बताऊंगी भाई, इंटरेस्ट के लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगी। हाँ जी, 29,000। एक मिनट, 29,000
माइनस 4350 माइनस 8700 माइनस 8700 हमारे पास आता है 7250। ठीक है जी, ये हमारी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट बनती हैं, ये सारी पहली, दूसरी, तीसरी और ये लास्ट। ठीक है, और मैंने आपको डेट से बता दी है कि ये हमारी आएगी 15 सबकी डेट है और वो हर एंड ऑफ द क्वार्टर को ही हमको लेना है। तो हमारा पहला क्वार्टर होता है वो जून में, सितंबर, दिसंबर और ये लास्ट मार्च। एक्सेप्शन इसके हैं, एक्सेप्शन क्या है, अगर आपकी एज जो है वो आपकी एज हो जाती है सीनियर सिटीजन 60 प्लस है अगर आप, और आपकी उसके साथ साथ में आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, 60 प्लस है, साथ में आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको एडवांस टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी किसी भी हेड से आपकी बिजनेस इनकम है या फिर आप 60 ईयर्स से कम है तो आपको एडवांस टैक्स हमेशा पे करना है जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम इतनी है कि आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ऊपर है। अगर आप ये पेमेंट्स नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है उसके लिए हम अपने नोट्स पे चलते हैं और वहीं से आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगी। अभी आपको एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना आ गया? यस मैम। हाँ जी, यहाँ से मैम अगर हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। अगर ये अमाउंट हम एडवांस लेके चल रहे हैं तो जैसे क्वार्टर में इनकम बढ़ जाती है, बिजनेस में इनकम आती है, तो उसका कैसे फ्लक्चुएशन कैसे होगा वो? तो फिर आप कैलकुलेट करिए ना, एक मिनट में दोबारा से बताती हूँ। देखिए हमने अभी एग्जांपल किया था इस बेसिस पे कि हमारी जो इनकम है वो जो है हमारी इनकम स्टेबल इनकम है और उन्होंने पूरे साल में एस्टिमेट लगाया कि हमारी इनकम जो आ रही है लगभग उस पर 29,000 टैक्स बनेगा। मान लेते हैं, मैंने बीच में बात की थी कि हमारे पास कोई एक्सेप्शनल इनकम होती है, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, स्टॉक बेच रहे हैं, या आपको एकदम से बिजनेस आपका बूम कर जाता है या आपकी सैलरी में आपको हाइक मिल जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जिस भी पीरियड में आपको हाइक मिल रही है, मान लेते हैं कि आपको अक्टूबर में हाइक मिला या अक्टूबर में आपकी एकदम से इनकम बढ़ गई, तो आप यहाँ पर एस्टिमेट लगा पाएंगे अपनी इनकम का? हेलो, कि हमारी पूरे साल की होगी? यस मैम। फिर हम दोबारा से अपने जो हमने तो क्या करना है, हमने तो इसी पे जाना है कि 15%, 45%, 75%, 100% जो भी आपने एस्टिमेट लगाया है। मान लेते हैं पहले आपने एस्टिमेट लगाया था कि आपकी ईयरली इनकम 10 लाख होगी, लेकिन एस्टिमेट हमको अक्टूबर में ये समझ में आता है, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, जो भी डेट आप मान लीजिए कि हमारी इनकम तो ऑलरेडी 26 लाख हो चुकी है, आगे तो और भी होगी। अभी अक्टूबर के बाद हमारे पास में नवंबर, दिसंबर और 3 महीने और बचते हैं, लगभग 5 महीने और हैं और हमारी इनकम होगी, तो हमें नहीं पता हम कितना कमा लेंगे, लेकिन फिर भी आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी। आपको पता है कि आपने पहले सोचा था एडवांस टैक्स आपने भरा किस बेसिस पे? 10 लाख के बेसिस पर, लेकिन अक्टूबर में आपको समझ में आ गया कि अरे मेरी ईयरली इनकम ज्यादा होने वाली है, ये हो सकता है अभी तक 26 लाख हुई है तो हो सकता है कि 35 लाख तक पहुंच जाए या फिर 30 लाख तक मान के चलते हैं। तो आप क्या करेंगे? 30 लाख पे आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालिए, कितनी आती है? एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 30% के हिसाब से चल लेते हैं कि भाई इस पर आपकी आएगी लगभग 7 लाख रुपए, मान के चलते हैं, ठीक है? तो 7 लाख का अब आपको क्या करना है? 75% पे करना है। हेलो, हाँ समझ गया, 7 लाख का 75% आपको पे करना है। आप पहले जो पे कर चुके हैं उसको माइनस कर दीजिए और फिर उसके बाद में आपको नेट टैक्स लायबिलिटी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट भरनी है। ठीक है जी? जी। अब अगर आप नहीं पे करते हैं तो आपके पास में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो अपने पास में भाई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं इंटरेस्ट रेट्स के। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है वही 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब क्या होता है मैम इसका? मतलब होता है कि आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट थी, उस पे जो भी आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था उस पर आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर महीने के हिसाब से। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपने जून में आपको पहला इंस्टॉलमेंट भरना था और आपने नहीं भरा,
ठीक है। तो आपको, आप जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आपको हर महीने का 1-1% क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। ये मैम क्या इसके अलावा भी और कुछ है? हाँ, हमारे पास में 3 इंटरेस्ट हैं, 234A, B, C। इनको कैसे कंप्यूट करते हैं वो अभी मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला 234A आता है, अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है जिसकी डेट आपको जुलाई दी जाती है, जिसके ऊपर ऑडिट नहीं होता है उसकी डेट दी जाती है जुलाई, जिसका ऑडिट होता है उसके लिए दी जाती है सितंबर। एज द केस में भी आप जिस भी ब्रैकेट में फॉलो करते हैं, अगर आप भी टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% पर मंथ पे करना है। ये अलग हो गया इसको, ये अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम जो अपने टाइम पे फाइल नहीं की तब। फिर आपके पास आता है ITR 234B। 234B निकलता है जब आपने क्या किया है, अगर आपने एडवांस टैक्स जो है वो आपका 90% से कम पेमेंट हुआ है, मतलब आपने एस्टिमेट किया था कि मेरी इनकम 10 लाख होगी, लेकिन आपकी इनकम हुई है 26 लाख, ठीक है, जो अभी सर ने बात मेरे से पूछी थी। तो आप अपना एस्टिमेट मार्च तक भी ना लगा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। 15 मार्च तक तो लगा ही सकते हैं कि 100% आपका क्या एस्टिमेट रहेगा, क्योंकि सिर्फ 15 दिन तो बचते हैं साल खत्म होने में। तो अगर आपका एडवांस टैक्स 90% तक पूरा नहीं होता है, कब तक, मार्च तक, तब भी आपके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जो आपने इंस्टॉलमेंट भरी नहीं है उसके ऊपर लगेगा, मतलब 2% हो गया। फिर उसके बाद में 234C जाता है। 234C जाता है अगर आपने डिफरमेंट किया है, मतलब डिले किया है, इसको डिले लिख देती हूँ। मतलब आपको भरना था 15 जून में और आपने कब भरा, आपकी नींद जागी दिसंबर में, तो आपने जून छोड़ दिया, जुलाई छोड़ दिया, अगस्त छोड़ दिया, सितंबर छोड़ दिया, अक्टूबर छोड़ दिया, नवंबर छोड़ दिया, दिसंबर में भरा। आपने 13 दिसंबर को भरा तो दिसंबर को पूरा ले लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था पार्ट ऑफ द मंथ। आपको बीच में अगर याद आता है तो हम उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे मंथ को काउंट करेंगे। तो उन्होंने कितना मंथ काउंट किया, 7 मंथ का। आपको 1% 7 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा। तो आपके पास 3 इंटरेस्ट रेट हो गए, कितने ज्यादा हो गए। फिर उसके बाद में भी वो यहाँ पर खुश नहीं है, इसके बाद वो बोलेंगे हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम जो होती है वो डिले होती है, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही है और आपने 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। अगर टैक्स लायबिलिटी है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, अगर मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो 21,000 फाइन लेंगे। लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी है, आपको टैक्स पेमेंट करना था लेकिन आपने इतना टैक्स पेमेंट करी है, रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपके ऊपर 5,000 का फाइन है। वो 234F में आता है। ये सेक्शन नंबर है। वैसे सेक्शन नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप ITR फाइल करेंगे ना तो यही नंबर, यही सेक्शन नंबर बार-बार लिखे होते हैं, तो अच्छा है याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको स्ट्रेट एक लाइन में बता दिया, लेकिन आप उसको आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं जब आपके साथ में रिटर्न फाइल करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो यहाँ पर ये कॉलम्स में ये चीजें आएंगी। अभी आपको लगभग कंप्यूटेशन तो समझ में आ गया है कि हम एडवांस टैक्स क्यों पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमने डिले किया तो हमको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे आई गॉट सम मैसेजेस, रिपीट प्लीज। रवि जी मैं क्या रिपीट करूं, थोड़ा बताएंगे आप कहाँ से रिपीट करवाना चाहते हैं, फिर मुझे डिडक्शन पे भी आना है। कोई बात नहीं, मैं आराम से सबके सवालों के जवाब दूंगी। रवि जी कहाँ से रिपीट करूं बताइए। ओनली इंटरेस्ट, ओके। मैं चलती हूँ आपके साथ, आपके नोट्स पे ले चलती हूँ, तो वहां से आपको ज्यादा इजी रहेगा। रुकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम अभी 21 मार्च पे हैं। 21 मार्च में अगर आपने अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं की है, सपोज आपका टैक्स बन रहा था कि भाई हाँ ठीक है 50,000 आपको पेमेंट करनी थी और आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं पे की है, तो देखिए आपको 234B और 234C दोनों के इंटरेस्ट लगेंगे। अभी 234A नहीं लगेगा क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की अभी डेट पास नहीं हुई है। तो हमने बात की, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन, सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है इसको भी मैंने नहीं बताया है। जब मैं ITR 4 बताऊंगी तब मैं इसको बताऊंगी, ठीक है। ITR 4 के साथ मैं बताऊंगी। अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, आप आराम से उन्हें आफ्टर क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ 234ABC के इंटरेस्ट, हमने यहाँ पे बात कर रही थी आपसे। इसमें मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट
234A जो है आपके ऊपर लगता है इंटरेस्ट फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग। कितना है भाई? वो लगेगा आपका जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है रिमेनिंग अनपेड जो होती है, अनपेड टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी, उसका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पीरियड कितना? फ्रॉम द डेट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम टिल द डेट एक्चुअल रिटर्न डेट, मतलब आप 31 जुलाई से लेट करेंगे। 31 जुलाई निकल चुकी है, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है नॉन ऑडिटी के केस में। आपने अपनी रिटर्न फाइल की सितंबर में, ठीक है, तो आपने कितना दिन निकाल दिए? अगस्त निकाल दिया, और सितंबर में आपने फाइल की, तो सितंबर को तो हम पूरा मानेंगे क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ ले रहे हैं वो। तो 2 महीने का आपको 1% इस महीने का और 1% इस महीने का 234A में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी की? जो भी आपने अनपे किया है, मतलब जो भी आपने पेमेंट नहीं की है। हमारे एग्जाम्पल में आपके पास टैक्स लायबिलिटी थी 29,000। सपोज आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है कितना? 10,000। कितना नहीं पे किया? 19,000। 19,000 पे आप कितना पेमेंट करेंगे? 234A का इंटरेस्ट जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। ये ऑटो मोड में आपकी ITR का जो पोर्टल है ना, इनकम टैक्स पोर्टल, वो आपको ऑटो मोड में कैलकुलेट करके दिखा देगा, ठीक है। तो 19,000 का 1% कितना होता है जी? 190 इधर का हो गया, अगस्त का 190 सितंबर का हो गया, यस मैम, 380 हो गया। तो 380 रुपए आपके इस बात के लग गए 234A के इंटरेस्ट के। आगे बढ़ते हैं, 234B का इंटरेस्ट आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा? जब आपने इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कितना शॉर्ट पेमेंट? तो इफ असेसी ने क्या किया है? 90% या उससे कम एडवांस टैक्स पे किया है। 90% मतलब कितना होता है भाई? आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या कहती है? वो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कहती है कि भाई आप 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45% और 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर दीजिए। आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आपने शॉर्ट किया है पेमेंट। कितना शॉर्ट किया है? आपको यहाँ पर 45% पे कर देना चाहिए था। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमारा पहला इंस्टॉलमेंट था 4370 का या 4375 व्हाटएवर, और दूसरा हमारा इंस्टॉलमेंट था 8700 का। आपने क्या किया? सिर्फ 5000 ही पे किया है, मतलब आपने शॉर्ट पे किया है, ठीक है। 8700 माइनस 5000 आपका जो भी शॉर्ट अमाउंट है, अगर 45% का वो 90% से ज्यादा आपका शॉर्ट है, 90% तक चलेगा, आपने 90% तक पे कर दिया, कोई बात नहीं। 10% का वेरिएशन वो माफ करेंगे, उसके बाद आपसे इंटरेस्ट लेंगे। कितना इंटरेस्ट लेंगे? एडवांस टैक्स जो भी आपने शॉर्ट पे किया है एज पर ROI, मतलब अब वो उस पे आ गए एक्चुअल बेसिस पर कि आपने एस्टिमेट तो किया था 29,000 और एक्चुअल वो आपको कितना माफ कर देंगे? सिर्फ 10% का वेरिएशन आपके लिए माफ है, इससे ज्यादा माफ नहीं है। तो 10% की वेरिएशन पे उन्होंने माफ कर दिया है, और उससे ज्यादा वेरिएशन है तो आप 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आप इंटरेस्ट पे कीजिए। कब से पेमेंट करेंगे? फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पर भी उन्होंने, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं वही जो हमने ऊपर लिया कि हमारा 29,000 की टैक्स लायबिलिटी थी, इस पे हमने 234A का इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी बन गया है क्योंकि हमने अपनी रिटर्न सितंबर में फाइल कर रहे हैं, हमारे फाइल करनी थी जुलाई में। हमने शॉर्ट पेमेंट किया एडवांस टैक्स का, हमने पे करना था 90% तो लगभग पे हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने शॉर्ट किया। हमने कितना शॉर्ट किया? सपोज मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसी के हिसाब से चलते हैं कि 29,000 में से हमने पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें 4,000 पेमेंट कर दी थी, एस्टिमेट लगाया, हमने सोचा कि इतना ज्यादा कि हम होल अमाउंट पे कर देते हैं। हम ऐसे ही चलते हैं, हमको यही आदत होती है इंडियंस को कि हम होल अमाउंट पे कर रहे हैं। 4,000 हमने पहले पे कर दिया और फिर उसके बाद में हमने पेमेंट कितना कर दिया? 5,000। हमने कितना शॉर्ट पे किया? हमने टोटल पे किया 9,000। एक्चुअल में हमको कितना पे करना चाहिए था? हेलो, स्टार्टिंग 050 नहीं, यहाँ पर हमारी 8700 की इंस्टॉलमेंट थी, ये वाली है ना। तो 8700 में से माइनस 5000 हम करेंगे तो हमारी बनती है 3700। यहाँ पे हमने कम पे किया और बाकी हमने यहाँ पे कम पे किया। कितनी की इंस्टॉलमेंट थी मुझे याद नहीं है, मैं मान के रखती हूँ 300 के आसपास।
350 हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तो यहाँ पे तो सिर्फ 10% का ही वेरिएशन है, तो यहाँ पर उन्होंने हमें माफ कर दिया, यहाँ पर हमसे इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएशन है वो 10% से ज्यादा का वेरिएशन है, तो 3700 पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% के हिसाब से, और 1% के हिसाब से हमारा 3700 पे 1% कितना होता है भाई? 270। 37 बेटा 2 जीरो काटोगे ना 1%, है ना, तो 37 रुपीज होता है। तो 37 रुपीज जो होगा वो आपका एक महीने में बनता है। ये हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट थी। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब तक पे करनी थी हमें? पहली करनी थी 15 जून, दूसरी करनी थी सितंबर 15 सितंबर। 15 सितंबर है, मतलब सितंबर का हमारा, सितंबर का 37 रुपीज, सितंबर, फिर अक्टूबर का 37 रुपीज, नवंबर का 37, दिसंबर का 37, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम वहां पे पहुंचे, ये यहाँ पर मैंने बाकियों के लिए लिया नहीं है, ये हमने सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो हमने अभी सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट की बात की, अभी मैं तीसरे इंस्टॉलमेंट में भी आऊंगी, चौथे पे भी आऊंगी, तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ एक ही के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे ये तो इतने, तो ये तो यहाँ पर हो गए हमारे 31 मार्च तक के। अब आपने रिटर्न जब फाइल की थी, हमने रिटर्न फाइल की थी भाई तब सितंबर में, तो उसके बाद हम आ जाते हैं मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और भाई सितंबर एक और है हमारे पास, ये सितंबर। चलो भाई कैलकुलेट करो कितना होगा टोटल हमारा, ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 13 टाइम्स 37 481, कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आएगा। ये आपका हो जाता है 234 का इंटरेस्ट, ठीक है। हेलो जी मैम। 234 बी का इंटरेस्ट आ गया आपका 431। तो आपका पहले आपका 234 ए का इंटरेस्ट आपको कितना लगा? 380 रुपीज। दूसरे का आपको 234 बी का इंटरेस्ट लग गया आपको 481 रुपीज। फिर हम आ जाते हैं तीसरे इंटरेस्ट पर, जो है हमारा 234 सी, जो कहता है कि आपने जो भी डिले किया है, डेफर किया है अमाउंट, उस पर लगेगा। तो डिले हमने कितना किया है? एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में आपने डिले किया है, और 3 मंथ्स फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब वो ये कह रहे हैं 234 सी के लिए, 234 सी जो होगा वो पहले तो हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम पे कैलकुलेट होता है, एस्टिमेट बेसिस पे होते ही नहीं है, क्योंकि आपको 15 मार्च तक हम सबको पता होता है कि हमारी इनकम टोटल कितनी होगी, लगभग पता ही होता है, 95% तक, 99% तक हमको पता होता है। तो आपने क्या करना है, फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ऑलवेज फॉर 1 मंथ, और आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस पर लगाना है। क्वार्टरली बेसिस पर हमको कितना देना पड़ेगा? वही 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब लगभग इसी से मैच करता आएगा। मैं दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रही कि मुझे भी तीसरा पोर्शन भी कवर करना है। हम अभी आप अपने पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, लगभग इतना ही आएगा। तो देखने में लग रहा था अरे 1% ही तो है, कितना ही लग जाएगा, लेकिन आप देखिए कितना हो गया, 380 प्लस 481 प्लस 481, 1342 लगभग हो गया हमारा टोटल 1342। और ये हमारा कितने पे है? 29,000 की टैक्स लायबिलिटी थी, और इस पे तो आपने हमें 1342 हमसे इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स का ध्यान नहीं रखा। आपसे आप बहुत सारे लोगों को अभी ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स या आप अपनी खुद की इनकम याद आ रही होगी, अपने घर वालों की याद आ रही होगी, जिन्होंने एडवांस टैक्स नहीं भरा है टाइम पर। 234 बी और सी का उन्होंने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आपने कैलकुलेट करना भी सीख लिया है, ठीक है जी? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कंटेंट आपके लिए मैंने इसलिए शेयर कर दिया है क्योंकि पिछली क्लास में मेरे से कोई बोल रहा था कि मैम हमको और ज्यादा नॉलेज चाहिए। आप आराम से पढ़ के मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, मैंने आपको कैलकुलेशन बाकी बता दी है, ठीक है। ये हमारी जब भी सैलरी की इनकम होगी, हमारा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा एम्प्लॉयर जो है हमारी
सैलरी से हमारा टैक्स डिडक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी हमारा टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, हम देखें कि क्या वो सफिशिएंट है कि हमें एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर करनी पड़ेगी, वो हमारा कम टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो आप खुद से अपना एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अपने हिसाब से पे कर दीजिए कैलकुलेट करके। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस आपके ही होंगे। वैसे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 95% केसेस में आप अपनी सैलरी की इनकम और अपनी अदर इनकम अपने एम्प्लॉयर को बता के चलते हैं। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने तो अपने एम्प्लॉयर को हमारी जो सैलरी की इनकम हमको दे रहा है, हमको हर महीने की पेमेंट कर रहा है, तो वो तो हमारा टीडीएस डिडक्ट कर ही रहा है, हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी दूसरी इनकम है, मान लीजिए आपको किसी घर से या किसी प्रॉपर्टी से रेंट आता है, आपने अपने शेयर्स वगैरह बेच दिए हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो बढ़ गई ना, और नेट टैक्सेबल इनकम पर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो आपका जो टीडीएस कट रहा है, जो आपका एम्प्लॉयर आपका काट रहा है, वो तो आपकी सैलरी इनकम पे काट रहा है ना भाई। हेलो जी मैम। और आपकी जो अदर इनकम है वो तो उसको पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने आप से अपनी इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें कि हमको अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी, अपनी अदर इनकम और सैलरी इनकम टोटल लगा के ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन इफ एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है और खुद से इसको डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, हम इसको कैसे पेमेंट करना है आगे क्लास में देखेंगे। वैसे बहुत इजी है, जैसे आप टैक्स पेमेंट करते हो वही इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके 280 नंबर चालान से आप पे कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे का क्वेश्चन है एग्जाम्प्ट इनकम का, आज की क्लास का। इस एडवांस टैक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं 10 सेकंड स्किप करूंगी और मैं आपके लिए नया पोर्शन निकाल रही हूँ एग्जाम्प्ट इनकम का। नो मैम। आप अगर यही सारे क्वेश्चन था। हाँ जी मैम बोलिए, सुन रही हूँ। अगर सपोज जैसे किसी का प्रॉफिट जो है पीजीपीपी वो करीब 4 लाख 5 लाख है, तो वो मैंने एडवांस टैक्स नहीं दिया है, तो अभी लाइक जैसे 15 मार्च तो चला गया, अभी देने से क्या इंटरेस्ट लगेगा या फिर जब फाइलिंग करूंगी तभी देना ही ठीक रहेगा? नहीं, अभी तक आपका जो आपका लग चुका है वो तो आप पेमेंट, वो तो आपका लगे, मतलब वो तो आपको लगेगा। इसके आगे आपका ना लगे तो इसलिए आप क्या करिए कि 31 मार्च से पहले पेमेंट करिए, तो लाइक थोड़ा सा बच जाएगा, राइट? हाँ, जितना ऑब्वियसली आप जितना डिले करेंगे तो और बढ़ता ही रहेगा ना। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब बाद में करने से भी वही है बात और अभी करने से वही बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो लग चुका है, जो आपने ध्यान नहीं दिया, वो तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, है ना? ठीक है मैम मेरा एक सवाल है जी। कि एक सीनियर सिटीजन लेडी है, उनको पेंशन मिलता है 60,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, हाँ। प्लस उसको रेंटल इनकम भी आता है 25,000 30,000 रुपया मंथ, तो वो कौन सा आईटीआर फाइल करेगी? फिर से बोलिए। उनका पेंशन इनकम है और रेंटल इनकम है, आईटीआर 1 ही फाइल करेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। मैंने जब एडवांस टैक्स बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ये कंसिडर करती है 60 साल से ऊपर के लोग इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर 60 साल से ऊपर के लोग बिजनेस कर सकते हैं तो वो एडवांस टैक्स भी पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है, आपकी एज कुछ भी हो, आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके मैम। चलिए हम आ गए हैं अब अपने पास में एग्रीकल्चर इनकम पे। ये हमारे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी, सिर्फ 5 मिनट्स में इस पोर्शन को कवर करके खत्म कर दूंगी। आगे की आईटीआर में इसको इम्पोर्टेंस दूंगी। अभी हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही याद रखें। हमारी आईटीआर 1 में हमारे पास में है एक, आपके पास में एक कॉलम आएगा, एक शेड्यूल भरना होगा एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम में हमको बताना होता है कि आपको एक शेड्यूल भरना पड़ेगा एग्जेम्प्ट इनकम का। उसमें आईटीआर 1 में अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है, एग्रीकल्चर इनकम, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो किसी ने पिछली क्लास में मेरे से पूछा था, इसलिए मैं इस पोर्शन को कवर कर रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जब आप आईटीआर फाइल करें। तो मान लीजिए 5,000 पर मंथ या वो 26,000 है। अब आपको इस पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा। कितने पे करना पड़ेगा?
पूरे 26,000 पे करना पड़ेगा, 5,000 माइनस करने को नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट है। वो स्पेशल फॉर्मेट वो ये कहता है कि भाई आपकी एग्रीकल्चर की इनकम को अलग कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस की इनकम को अलग कैलकुलेट करेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट दे रखा है। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अभी मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी, नहीं तो बोझल बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट होती है। उसके साथ में ITR 1 में और कौन सी इनकम भर सकते हैं एग्जेम्प्ट इनकम में? कई सारी इनकम बढ़ती हैं, जैसे हमारे रिलेटिव, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव की डेफिनेशन में वही आते हैं, स्पाउस, स्पाउस का भाई बहन, उनके स्पाउसेस, हमारे मदर फादर, उनके स्पाउसेस, हमारे बच्चे, असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स। ये सारे लोग भी जब भी हमारे रिलेटिव हमको कोई गिफ्ट देते हैं, कोई कैश गिफ्ट देते हैं जिस पर उन्होंने टैक्स पे कर चुके हैं तो वो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। मतलब एक इनकम पे ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं अगर टैक्स की, तो अगर वो कुछ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पेमेंट गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो आप एग्जेम्प्ट इनकम में शो करते हो। वो सिर्फ इसके लिए अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता जो रिलेटिव देते हैं, कितनी भी हो सकती है जी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, मेरे फादर मेरे को 60 लाख आराम से दे सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60 लाख पे उन्होंने टैक्स पे करना होना चाहिए। ठीक है, ठीक। मैम टैक्स पेड होने से क्या मतलब है, जो उस गुड्स पे जो टैक्स लगता है या GST लगती है? जैसे आपकी इनकम है, सपोज कीजिए सर आप, मैंने आपका नाम नहीं पढ़ा, जो भी मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, सपोज करते हैं कि आपका नाम सुरेंद्र जी है। ठीक है, तो सुरेंद्र जी अगर आपने अपने सैलरी से इनकम की, बिजनेस से इनकम की, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की साल की इनकम है, आप अपनी बेटी को 25 लाख देना चाहते हैं, आपने 1 करोड़ जो कमाए हैं उस पर आपने 30% के हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से पूरा टैक्स पे किया है। ठीक है, आपकी मतलब वो लीगल इनकम, या कह लीजिए इन द आइज ऑफ लॉ, वो आपने शो कर चुके हैं आप इनकम, आपने उस पर टैक्स पे कर दिया है। अब आप अपनी बेटी को ट्रांसफर कर रहे हैं 25 लाख अपने अकाउंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। वो सिर्फ उसकी क्या है, शोइंग इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है। इस कॉलम में उसको भरना पड़ेगा कि उसके फादर ने, उसके रिलेटिव ने उसको 25 लाख गिफ्ट दिए। ठीक है, ठीक है मैम। कोई शेड्यूल होता है मैम ITR के फॉर्म में? हाँ, हम जब ITR में जाएंगे तब आप देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैम ये तो मैम मॉनेटरी केस में हो गया, अगर किसी को गुड्स कोई देते हैं, गुड्स वगैरह के केस में हमारे पास में मॉनेटरी वैल्यू होती है उनकी अप टू 50,000 तक के गुड्स आप दे सकते हैं। इसके लिए लिमिट है मैम? हाँ, कुछ भी दे सकते हैं, वैसे लोग तो कुछ भी देते हैं, जो इनकम टैक्स में रूल है वो यही है। थैंक यू मैम। ओके, मेरा एक सवाल है मैम, अगर आप कोई गिफ्ट वगैरह मिलते हैं शादी पे, मुझे पहले कंटेंट कवर कर लेने दो, बट ये क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, आपका ही नुकसान है। डाउट्स मेरे से 10 मिनट बाद पूछ लेना। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि एग्जेम्प्ट इनकम में और आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी मैरिज पे कोई गिफ्ट्स मिले हैं, आपकी मैरिज पे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कैश में गिफ्ट आते हैं। आपको कभी भी कोई भी कैश गिफ्ट देता है वो 50,000 से ऊपर तक का कैश गिफ्ट नहीं हो सकता। इनकम टैक्स रूल ये कहता है कि कोई किसी को बगैर स्वार्थ के कोई गिफ्ट नहीं देता, सिर्फ आपके ब्लड रिलेशंस को छोड़ के। ब्लड रिलेशन में भी उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है कि कौन से आपके रिलेटिव हैं जो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। जैसे कि मेरे भाई का साला जो है वो मुझे कभी गिफ्ट नहीं देगा, तो वो क्योंकि वो उस लिस्ट में मेंशन है ऐसा कि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में मेरे लिए नहीं आता है। तो हमारे पास एक लिस्ट है कि भाई कौन लोग आपको गिफ्ट दे सकते हैं। दूसरी बात, जैसे किसी को मान लीजिए कहते हैं कि भाई स्कॉलरशिप मिलती है, लैक्स में स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप मिली है वो टैक्सेबल नहीं होती है, वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है। मतलब वो आपको शो करनी होती है कि आपकी इनकम है, लेकिन आपको उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। आपकी शादी पे आपको जो भी पैसे मिले हैं, गिफ्ट्स मिले हैं, पैसा मिला है, जेवर मिला है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन वो आपको शो करना पड़ता है कि आपको जो मॉनेटरी वैल्यू मिली है वो कितनी है, और जो आपको सामान मिला है वो कितनी वैल्यू का है, ये आपको शो जरूर करना चाहिए। इससे आपका वो काइंडली शेयर द लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स। ओके, तो मैंने बोला कि आपकी शादी में आपको जो भी गिफ्ट्स मिले हैं वो किसी से भी मिल सकते हैं, उस केस में आपको रिलेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। तो ये तो वैसे भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है इंडियंस के केस में। अगर आपकी एक ही शादी हुई है तो आपको शादी के दिन में जो भी गिफ्ट्स मिले हैं आपको अपनी ITR में आप आराम से शो कर सकते हैं, कैश कितना भी शो कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके सराउंडिंग के बेसिस पर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से भर देंगे हमको 5 करोड़ मिला है, ऐसा नहीं भर सकते हैं। तो जस्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपको लगभग मान लेते हैं कि आपको 35 लाख मिले गिफ्ट्स में,
तो होता है नॉर्मली लोगों को, लड़कों को, इंजीनियर, डॉक्टर्स को मिलते हैं, तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, ये आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको वो शो करनी पड़ेगी अपनी आईटीआर में कि ये आपकी इनकम हुई है, आपके पास ये पैसा या मॉनेटरी या क्या नॉन मॉनेटरी आपके पास इनकम आई है। ठीक है, ये हमारा मैंने यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का पोर्शन एग्रीकल्चर का मैं आगे की क्लासेस में कवर करूंगी। जिसको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखना है वो ये इस फॉर्मेट को देख सकता है आराम से और लर्न कर सकता है कि कैसे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे की आईटीआर में वैसे भी मैं कवर करूंगी। अभी हमारे लिए जितना जरूरी है हम उतना पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम कम से कम एक आईटीआर से स्टार्ट कर पाए अपना। अब मैं आती हूँ डिडक्शंस पे। ठीक है, किसी को इसमें और कुछ पूछना है मेरे से? मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे फादर और डॉटर के केस में ये जो मॉनेटरी वैल्यू मिलती है शादी में, ये किसके आईटीआर में मेंशन होता है, फादर के या डॉटर के? डॉटर के। थैंक यू। एक बात और है, ऐसा होता है कि जब शादियां होती हैं तो कुछ पेरेंट्स गलतियां करते हैं और वो अपनी डॉटर्स को ना देके उनके किसी मान लीजिए कि फादर इन लॉ को ट्रांसफर करते हैं या हस्बैंड को ट्रांसफर करते हैं, तो फिर वो उनकी एग्जेम्प्ट इनकम में उन्हें शो करनी पड़ेगी। जी मैम, यानी एट द एंड जिसके पास मनी होगी उसको शो करना पड़ेगा अपने। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन वो जो एग्जेम्प्ट होने का जो पैरामीटर है वो होता है सिर्फ लड़का लड़की के पास ही है। ऐसा नहीं है कि फादर इन लॉ को ट्रांसफर किए हैं तो वो अपनी आईटीआर में वो दिखाएं कि हमको हमारी शादी हुई है तो उनको गिफ्ट मिला है। नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है, उनको उनके बेटे के एवज में मिला है, तो लड़का शो करेगा। ओके ओके, आई गॉट एक मिनट, वन हैंड वाज रेज्ड। कौन था, किसी ने हाथ उठाया था अपना? प्लीज पूछे, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? सुरेश, सुरेश बोल रहे हो? सुरेश, आई एम लिसनिंग, प्लीज पूछे। यस सर, ये कह रहा था, समझो मंथली इनकम जो उनका कुछ सैलरी इनकम आ नहीं रही है पर एवरी मंथ उनको डिपॉजिट हो रही है। एवरी मंथ सैलरी इनकम उनकी आ नहीं रही है लेकिन एवरी मंथ डिपॉजिट हो रही है, मतलब उनको अदर इनकम आ रही है, एवरी मंथ आ रही है, डिपॉजिट अदर इनकम एवरी मंथ आ रही है, सैलरी इनकम नहीं आ रही है। नहीं सैलरी नहीं है, मतलब जॉब पर नहीं है लेकिन इनकम आ रही है। उनका स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है, तो उनको क्या कौन सा आईटीआर 1 आएगा कि क्या आएगा, और या क्या एडवांटेज उनको भी लगेगा? आपकी आवाज बहुत ब्लर है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने जितना मुझे समझ में आया है आप ये बोल रहे हैं कि हर महीने उनकी इनकम आ रही है लेकिन उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, उनको टीडीएस नहीं होगा ना, क्योंकि कोई इनकम डिपॉजिट हो रहा है उनका बस एवरी मंथ। तो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो कई सारे एम्प्लॉयर्स जो है वो अपना टीडीएस डिडक्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज का कोई नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं। नहीं, एम्प्लॉयर ने उनको तो ऑफिस जा नहीं रही है, तो हाउस वाइफ है, उनके अकाउंट में एवरी मंथ 1 to 2 लाख से डिपॉजिट होता है। आपकी आवाज सुरेश जी बहुत ब्लर है, प्लीज। मैम ये कैजुअल इनकम के विषय में पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, उनकी आवाज जो कैजुअल हो रही है तो मैं समझ रही हूं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। मैडम, उनका क्वेश्चन है कि उनकी वाइफ सैलरी इनकम नहीं आती है उनके, लेकिन हर महीने उनके खाते में पैसे जमा होते हैं। ठीक है, उनकी वाइफ की सैलरी इनकम नहीं है लेकिन उनके अकाउंट में हर महीने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं जी। आगे तो वो जानना चाह रहे हैं कि ये आईटीआर 1 में भरेंगे या आईटीआर अलग करेंगे? नहीं, आपकी जो सैलरी इनकम है वही आईटीआर 1 में जाती है। अब आपकी वाइफ के अकाउंट में हर महीने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो सैलरी इनकम नहीं है, वो इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो, अगर आप सोर्स बता पा रहे हैं तो फिर आपके अकॉर्डिंग टू द हेड आएगी। सैलरी इनकम है, बिजनेस से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कुछ बेचा कैपिटल गेन से इनकम है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में भी बताना पड़ता है कि कौन सा सोर्स है, ये तो बताओ। कोई कैसे पैसे आएंगे, कुछ तो वजह होगी ना पैसे आने की। समझो मैं उनका अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ, आप उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो गिफ्ट हो गया ना, उनको तो सिर्फ शो करना है उसको एग्जेम्प्ट इनकम में। कैश में चलता है, डिपॉजिट करो तो कैश में चलता है, कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते भाई। अच्छा, कैश डिपॉजिट के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कितना अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। उससे ज्यादा आप ना अपने घर में रख सकते हो ना डिपॉजिट कर सकते हो। आपको रीजन बताना पड़ेगा इतना कैश कहाँ से आ रहा है। समझो कोई और डिपॉजिट करते हैं उनका अकाउंट में तो चलता है। कोई और भी डिपॉजिट कर रहा है तो कोई भी किसी के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता बगैर रीजन। आप मुझे दे देंगे क्या 20,000 रुपए फिजूल में मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करना? तो समझो कुछ अकाउंट्स का रुपया है जो डिपॉजिट करते हैं,
कुछ क्या फिर से बोले? समझो काम मैं करता हूँ लेकिन मैं शो नहीं कर सकता मेरे अकाउंट में, तो उनको अकाउंट में डिपॉजिट करवाता हूँ। तो आपको उनका एक इनकम हेड बताना पड़ेगा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं लोग कि एक बाहर घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं ब्यूटिशियन का कि भाई वो ब्यूटिशियन है और वो क्या है ब्यूटिशियन का काम कर रही है, उससे उनको इनकम आ रही है। तो वो हर महीने क्या करेंगे, आपका कैश आप उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो वो उनकी ब्यूटी सर्विसेज की वजह से उनको इनकम आ रही है, तो उनका क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा। आपको ये ITR में शो करना पड़ेगा कि उनकी इनकम ये कहां से आ रही है। अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है, अगर आपके बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आप आउट ऑफ लव उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि एग्जिट इनकम है क्योंकि आप उनके हस्बैंड हैं। लेकिन अगर आप उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो रहा है जो आप ही करवा रहे हैं या कहीं से भी हो रहा है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये इनकम का सोर्स क्या है। तो मैंने आपको एक इजी वो बता दिया कि आप जो एक नॉमिनल अमाउंट, जैसे मान लीजिए आप 50-60 हजार रुपए 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप ये भर सकते हैं कि हाँ वो जिम ट्रेनर है या वो ब्यूटिशियन है या कोई ऐसी चीज जिसके लिए कोई स्पेसिफाइड स्किल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, आप वो शो करके उनकी ITR भर सकते हैं। ठीक है, ITR 4 नहीं, ITR 4 आएगा, ITR 3 ही होगी उसमें। अच्छा ITR 3 होगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए ITR 3 होता है। अदर सोर्सेस अगर आपकी इनकम है, अदर सोर्सेस तो ITR 1 में भी है, ITR 2 में भी, ITR 3 में भी, ITR 4 में भी है, सब में अदर सोर्सेस। ओके, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया और मैंने डिडक्शन स्टार्ट भी नहीं किया है। अब वो हम उसको अगली क्लास में कवर करेंगे। मैं आपको छोटा सा होमवर्क देती हूँ कि आपको ATC पढ़ के आना है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ओल्ड रिजिम से अपनी ITR फाइल करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? भाई आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी LIC में आप 31 मार्च आने वाला है, आप एक LIC ले लीजिए, एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि उसके आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1,50,000 तक आपको। 1,50,000। तो 1,50,000 कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहां तक 1,50,000 एप्लीकेबल होगा? किस केस में 1,50,000 हो गया? उसके लिए एक लिस्ट है, जो लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। 16 आइटम्स उसमें कवर होते हैं, 16 आइटम। आपके पास डिडक्शन चैप्टर पूरा का पूरा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपका ये छोटा सा होमवर्क है कि जब आपके पास टाइम हो 15-20 मिनट निकालिए और उसको रीड कर लीजिए। मैम एक छोटा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। तो नेक्स्ट क्लास हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम डिडक्शंस के साथ में, और फिर उसके बाद में हमारा कंटेंट कवर हो चुका होगा 100% जितना ITR 1 के लिए हमको चाहिए है, और हम ITR 1 नेक्स्ट क्लास में ही फाइल करना सीखेंगे। ठीक है, उसमें उसी के साथ में 26 AS और क्या 26 AS और AIS दोनों बताऊंगी, जिसमें आपको TDS की समरी आप कैसे निकालते हैं, एडवांस टैक्स आपने कब कितना डिपॉजिट किया होगा, इंटरेस्ट आपके ऊपर कितना एप्लीकेबल हो रहा है। इनकम टैक्स पोर्टल से ही आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे मेरा पहले मैंने एक्चुअली रिटर्न करता था, ठीक है, बीच में मैं पहले रिटर्न फाइल करता था अपना 2020 से, तो न्यू टैक्स रेजिम में मैंने फाइल किया था। बीच में क्या हो गया कि एक्चुअली मुझे जॉब नहीं मिला और मैं नियर अबाउट 6 मंथ बैठा था, ठीक है। तो उस रीजन में मैंने इनकम टैक्स, मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं था, तो मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो अभी भी मेरे पे मैसेज आता है कि आपको 8A 139 अंडर सेक्शन 8A के अंदर में फ्री में आप मतलब 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो क्या मैं कर सकता हूँ? जितनी भी इनकम हो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में, तो आपके पैसा जा ही रहा होगा ना, बैंक वो तो आ रहा है। पैसा आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा? इंटरेस्ट आपके अगर मान लो 50,000 रुपए भी डिपॉजिट है तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलता ही है आपको। आपने पहले भी रिटर्न फाइल की हुई है, तो आपको हर साल रिटर्न तो फाइल करनी ही थी ना, आपने नहीं की। वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको रिमाइंडर तो दे ही रहे ना कि फाइल कर दो, तो कर दो। ओके, तो उसको रिटर्न का मैं कर देना 31 तक रिटर्न कर देना मुझे चाहिए, राइट? बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। आप इसके लिए बहुत इजी तरीका है, आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालिए, आपके पास जो भी डिपॉजिट्स हुए हैं उनको कैलकुलेट कीजिए कि आपका टोटल डिपॉजिट कितना है। उसमें से आप अपना रीजनेबल अमाउंट निकालिए कि ये रीजनेबल अमाउंट है जो डिपॉजिट्स आपके हुए हैं, उसमें इसकी एंट्री आप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, बाकी की नहीं कर पा रहे हैं, उसको टोटल कीजिए और वो टोटल आपका 250,000 से कम होना चाहिए, और आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मेरा वो 250 के पास नहीं पहुंच रहा है उतना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ।
250 के पास। जितना पहुंचना है 50,000 पहुंचना है, फाइल कर दो ना, क्या दिक्कत है? ओके ओके, थैंक यू। ओके मैम न्यू टैक्स मैडम उसमें मैं वो जो मैंने डाउनलोड भी किया था, लेकिन वो जेएसएन फाइल जो है ना वो मैं अपलोड फाइल करेंगे, जब हम आईटीआर फाइल करेंगे ये जेसन फाइल वाला वो तब पूछना। हाँ जी, अभी और कुछ? हेलो हाँ जी गौरव, मैं सुन रही हूँ। मैम न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की जो साइट है उसमें दिखा रहा है कि जो ये लेटेड प्रॉपर्टी पे रिबेट मिल रहा है ना, इनकम टैक्स की साइट में दिखा रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी पर रिबेट मिल रहा है भाई? न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लेटेड प्रॉपर्टी में दिखा रहा है रिबेट के लिए, और जब हम फाइल करते रिटर्न में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा ना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रिबेट तो आपके पास में नॉर्मली अवेलेबल है। अभी तो वैसे भी नए फॉर्म आए भी नहीं है। तो मैंने न्यू टैक्स की रिजीम ही डाउनलोड की थी इनकम टैक्स की साइट से ना, मतलब एक्चुअली उसमें तो पूरा दे रखा है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर देन डिडक्शन में बताएगा कि इनकम टैक्स के ये न्यू टैक्स में इतना डिडक्शन है। जैसे 80CCD2 में आप ले सकते हो जो एनपीएस के अंदर आता है, एम्प्लॉयर की तरफ से रहता है, देन 80CCDH, और ये वाला भी दिखाता है लेटेड प्रॉपर्टी के लिए ओनली। तो वो बेनिफिट तो कुछ दिख नहीं रहा जब रिटर्न फाइल करते हैं। हमारे पास में दो ही है, जो 80CC2 की एनपीएस की बात करो ना, वो 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी वाली, 14% ऑफ बेसिक सैलरी। 14% वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब आपके लिए 14% रेट। तो वो आपके पास में जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिर्फ न्यू रिजीम में ही एप्लीकेबल है, दो ही डिडक्शन है। तो हम उसको फाइल करने के लिए रियल टाइम में देखेंगे तो आपको समझेगा, सिर्फ दो ही अपने पास डिडक्शन अवेलेबल है और कोई नहीं, खत्म है सारी। तो इट मीन 80CCD2 और अदर दूसरी कौन सी 80CCDH? नहीं, वो अपनी पास में अवेलेबल है, एक तो शायद अग्निवीर वाली है और एक 2 वाली है, और फिर आपके लिए बिजनेस वालों के लिए है, बिजनेस वालों के लिए 80JAA है, और एक IFSC वाली भी है, वो बिजनेस वालों के लिए। तो एम्प्लॉय के लिए सिर्फ वन ही है 80CCD2 मेजर, और अग्निवीर 80CCH है ना जो अग्निवीर वाली है, वो है, बस दो ही है। अग्निवीर जिसमें आपने जो भी आपकी पेमेंट, हाँ समझ गया, TCCD और जे दिखा रहा था अग्निवीर पर। हाँ चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है डाउट्स खत्म हो गए। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।